हेलो बच्चों, बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री की हम अभी तक 2 वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक दिया हुआ है, वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारी इस वीडियो में क्या होने वाला है, हमने स्पेशल एंट्रीज को स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और हम उसकी 5 स्पेशल एंट्रीज पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे की स्पेशल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी फर्स्ट जो एंट्री हम शुरू कर रहे हैं वो है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। 6th एंट्री है हमारी ये, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जरा इसका मतलब पहले समझो क्या है। इसका मतलब ये कि ना, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, मान लो वो मशीन 10 लाख रुपीस की है और वो किसी अभी दूसरी कंट्री में है, मान लो जापान में है। आप जापान से उस मशीनरी को ला रहे हो, तो आप जब मशीनरी को वहां से यहाँ तक लाए तो मान लो आपके उस मशीनरी पर 5 लाख रुपए खर्च हो गए। एक 10 लाख रुपीस की मशीन, 5 लाख रुपीस एक्सपेंसेस आ गए, तो यहाँ पर वो आकर मशीन 15 लाख की हो गई, है ना। उसके बाद फिर इस मशीनरी को लगाने में हमारे 5 लाख रुपए और खर्च हो गए। वो किस चीज़ में? इंस्टॉलेशन में। जैसे आप समझना, जब हम एक लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप ना जब खरीदते हैं तो लैपटॉप में डालनी पड़ती है एक विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। और जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो का प्राइस किसी का 8,000, 9,000, 10,000 रुपीज़ की विंडो का प्राइस है। तो इंस्टॉलेशन में खर्चा आता है। मान लो वो लैपटॉप 40,000 तक का था और हमें इंस्टॉल कराने में विंडो 10,000 रुपीज़ लगे, तो हमारे लिए लैपटॉप 40 का नहीं है, कितने का है? 50,000 का है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक कोई एसेट पुट टू यूज में ना आ जाए, चलने में ना आ जाए, उस पर होने वाले सारे के सारे एक्सपेंस उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। जब तक, जैसे मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी का रेट 5 लाख या 6 लाख या 8 लाख रुपए की गाड़ी मान लो, आपने 8 लाख की गाड़ी खरीदी। आपने जिस दिन गाड़ी खरीदी उस दिन में आप उसमें क्या करा, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाया आपने, ठीक है, उसके एलॉय व्हील चेंज कराया आपने। आप ये जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर कर रहे हो, मान लो आपने 1 लाख रुपए ऊपर से खर्च कर दिया, तो आपको वो गाड़ी 8 लाख की नहीं पड़ी, कितने की पड़ी? 9 लाख रुपए की। जब तक कि कोई एसेट पुट टू यूज में ना आ जाए, वो मशीनरी, अगर मैं उसके 5 लाख रुपए खर्च नहीं करता तो वो मशीनरी चलने में नहीं आती। लैपटॉप 40,000 का लैपटॉप लिया, अगर विंडो ने डालेंगे तो चलेगा ही नहीं लैपटॉप। समझ रहे हो? जब तक कि कोई एसेट यूज में ना आ जाए, जब तक उसके ऊपर किए जाने वाला सारा खर्चा उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। तो जब भी कोई इंस्टॉलेशन होगी मशीनरी की या किसी और चीज की, उसको उसी की वैल्यू में बढ़ाएंगे। तो एंट्री क्या होगी जनरल एंट्री इस कंडीशन में? इस कंडीशन में एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमें कोई मतलब नहीं है कि पैसे इंस्टॉलेशन के दिए हैं, वेजेस के दिए हैं, किसी भी चीज के दिए हैं, लेकिन जब तक उसको यूज में ना लाया जाए, जब तक उस एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ती रहती है वैल्यू। किस चीज में? इंस्टॉलेशन के कंडीशन में। इसके बाद अगला पॉइंट देखो आज का क्या है। अगला पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि काम नहीं करा, पैसे पहले ले लिए। जैसे मान लो कमीशन, हमारा जो कमीशन बनता है, हमें जो कमीशन मिलना चाहिए, मान लो मिलना चाहिए 50, लेकिन हमने जो कमीशन रिसीव किया ना, वो किया 80,000, ज़्यादा कर लिया। कितना ज़्यादा? 30,000 रुपीज़ ज़्यादा। तो ये जो ज़्यादा कमीशन हमने लिया, इसे हम बोलेंगे एडवांस कमीशन। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये कि हमने काम कम किया है और कमीशन ज़्यादा ले लिया, और जब कमीशन ज़्यादा ले लेंगे तो इसका मतलब ये कि अब हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी से पैसे पहले ही ले लो, काम करने से पहले पैसे ले लिए जाएं, तो उसके लिए काम करके देना पड़ता है, और ये एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी बन जाएगी अब, क्योंकि ये पैसे हमने दिए नहीं है पहले, हमने ले लिए पहले काम किए बिना। तो इस कंडीशन में ये लायबिलिटी बन जाएगी। तो देखो जनरल एंट्री हम क्या करेंगे। देखो मुझे पता है ये मेरा कमीशन था, ये मेरी इनकम थी, लेकिन इनकम सिर्फ 50,000 थी और ये अब क्या बन गई? लायबिलिटी। तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन इनकम है, नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन कितना? 50,000। और कैश कितना मिला है? 80,000, 80,000 रुपये। तो जो ज़्यादा मिला है ना, ये एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। एडवांस कमीशन जिसे हम क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपीज़ से। ठीक है, 80,000 रुपये कमीशन हमें मिला है, पर मिलना था 50,000। कमीशन मिलना था 50, जो ज़्यादा मिला है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी। इसलिए हमने क्या करा है? इसको क्रेडिट किया है। ये हमारी स्पेशल एंट्रीज 2। इसके बाद आगे की एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं, समझना। इसके बाद अगली एंट्री है हमारी एक्रूड इनकम। एंट्री नंबर 8, एक्रूड
इनकम। देखो आपने एक वर्ड सिखाया था मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा बकाया, मतलब जो पैसे हमें देने हैं हमने दिए नहीं, जो पैसे हमें किसी को देने हैं हमने दिए नहीं, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। एक्रूड का मीनिंग क्या होता है? देखो एक्रूड का मतलब भी बकाया ही होता है। दोनों का मतलब बकाया होता है, पर इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या? देखो जब मुझे किसी को पैसे देने हैं मैंने दिए नहीं, तो मेरी लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग। मुझे किसी को पैसे देने मैंने दिए नहीं तो आउटस्टैंडिंग। और जब मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं और मुझे नहीं मिले तो उसे बोलेंगे एक्रूड। एक्रूड हमारी असेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी, और एक्रूड हमारी क्या होती है बेटा? असेट्स। और एक्रूड हमेशा इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंस होता है कि हमने एक्सपेंस के पैसे दिए नहीं, और एक्रूड का मतलब हमें इनकम के पैसे मिले नहीं। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी एक्रूड इनकम की। जैसे मान लो हमने किसी के यहाँ हमने कोई काम करके दिया, किसी को कोई सर्विस दी और हमें उसके पैसे मिलने हैं पर मिले नहीं। हमें पैसे मिलने हैं पर मिले नहीं, तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कब? बाद में। तो वो हमारी असेट बन जाएगी। और ऐसे ही इसका उल्टा हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग में, हमने किसी को पैसे देने हैं हमने दिए नहीं, तो हम कब देते हैं? बाद में। तो वो बन जाता है आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी, पर ये असेट है। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो रेंट, हमने अपनी एक प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है जिसका रेंट 40,000 रुपीज़ है, पर हमें जो रेंट रिसीव हुआ है ना, मान लो वो 10,000 रिसीव हुआ है, अभी 30,000 रह गया है, तो इसे मैं बोलूँगा एक्रूड रेंट। पैसे मिलने थे पर मिले नहीं, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या करूँगा? एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला है कैश? 10,000। पर रेंट मिलना कितना था? रेंट हमारी इनकम थी 40 की, तो जो डिफरेंस है वो क्या बन गई? असेट, जिसे मैं क्या बोलूंगा? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट 30,000। ये हमारी असेट है, इसलिए हमने इसे क्या किया है? डेबिट किया है। ठीक है बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे की स्पेशल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारी जो अब नेक्स्ट एंट्री है वो है एंट्री नंबर 9 चैरिटी। एंट्री नंबर 10 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और एंट्री नंबर 11 गुड्स विड्रॉ एज पर्सनल यूज। ये तीनों एंट्री ना कुछ कुछ सेम है, देखना कैसे, कुछ कुछ नहीं काफ़ी हद तक सेम है, इसलिए इन तीनों को एक साथ लिया है। चैरिटी से समझते हैं। देखो चैरिटी क्या? चैरिटी का मतलब ये कि हम मान लो किसी ऑर्फन चाइल्ड, जहाँ पर हम वो लोग पढ़ाते थे वहाँ पर ऑर्फन चाइल्ड को हम लोग पढ़ाते हैं, या किसी अनाथालय में हमने, ठीक है, वहाँ पर हमने चैरिटी दे दी है। मान लो हम लोग ना रजिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारा रजिस्टर का काम है, हम लोग रजिस्टर बनाते हैं। हमने वहाँ पर 1000 रजिस्टर फ्री में दे दिए उनको एज अ चैरिटी। और वो रजिस्टर जो हम बनाते हैं हमें उसकी जो कॉस्ट आती है 50 रुपीज़ आती है, लेकिन मार्केट में उसे 100 का सेल करते हैं। हमारी रजिस्टर की कॉस्ट 50 है, लेकिन मार्केट में 100 का सेल करते हैं, और हमने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक अनाथालय में दे दिया। हमने जब वहाँ पर दिया तो हमारे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़ है या 100? हमारे लिए उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। हमें जो खर्चा आया वो कितना आया? 50 रुपये। मतलब जितने का पड़ा उतना ही हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है, उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं हुए ना। तो देखो इस केस में जर्नल एंट्री करेंगे क्या? हम एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब जिस रेट का हमें माल पड़ा था उसी रेट में माल चला गया, हमारा उसके ऊपर एक्सपेंस नहीं हुआ। हम 100 रुपीज़ नहीं अपना लॉस मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। हमारा जो यहाँ पर एक्सपेंस है वो कितना है? 50 रुपीज़ है। तो इसलिए हमने क्या रेट टू रेट वाला माल कम कर दिया, जितने में खरीदा उतने में ही उसी माल को रेट टू रेट कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अच्छा ऐसा मान लो कि जैसे मान लो आपने कोई नई कंपनी शुरू की है, अभी उस कंपनी को मार्केट में कोई नहीं जानता, तो आपने क्या करा, जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का है, तो आपने कोई एक एरिया पकड़ा और आपके बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉइज
वो हर एक एम्प्लॉई डोर डोर पर जाकर बेल बजाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी इस नाम से शुरू हुई है, हम ये वाला काम करते हैं। उनको एक एक प्रोडक्ट, जो 10 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उनको फ्री में देके आते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो इस वाली शॉप पर अवेलेबल है। अब ये जो 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमें पड़ता है, इसकी मार्केट में जब सेल प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमारे लिए खर्चा 20 रुपीज़ का नहीं है, हमारे लिए खर्चा 20 का नहीं है, कितना है, 10 रुपीज़ का है। तो जब एडवर्टीजमेंट के लिए हम प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं लोगों को, तो हमारा खर्चा कॉस्ट टू कॉस्ट पे होता है, सेल प्राइस पे नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सैंपल फ्री में, तो उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चले हमारी कंपनी के बारे में। जब नई नई कंपनी आती है तो मार्केट में एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट मेथड होते हैं, ये भी उसमें से एक मेथड है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल लोगों को प्रोवाइड कराना। तो डोर डोर पर जाकर हमने सभी को वो सैंपल दिए, लोगों को हमारी कंपनी के बारे में पता चला, लेकिन इसमें हमारा खर्चा 10 रुपीज़ प्रोडक्ट पर हुआ है, 20 नहीं। अब वो लोग अगर उनको पसंद आएगा तो वो मार्केट में जाएंगे, उसे बाय करेंगे, उसका बाय जो उनका प्राइस है वो कितना है, 20 है। लेकिन हमारे लिए खर्चा कितना हुआ फ्री सैंपलिंग में? हमारे लिए खर्चा हुआ 10 रुपीज़ का। तो उसकी एंट्री देखो क्या होगी, एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमारे लिए तो रेट टू रेट पे गया ना माल। चैरिटी में भी रेट टू रेट पे गया था और एडवर्टीजमेंट में किस पे गया है, रेट टू रेट पर ही गया। जितने का हमें पड़ा था उतने में ही चला गया, उतना ही हमारा एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉ एज पर्सनल यूज। हम अपने ही बिजनेस में से कुछ सामान निकाल के घर ले आए। अगर हम अपने ही बिजनेस से कुछ सामान निकाल के घर ले आएंगे तो क्या हमारे लिए सेल प्राइस वाली कॉस्ट पड़ेगी उसकी? नहीं। कौन सी पड़ेगी? जो उसकी हमने परचेज प्राइस है। मान लो मार्कर, हम मार्कर की हमारी स्टेशनरी की शॉप है, अगर मार्कर मैं अपने वहाँ से मेरी ही शॉप से मार्कर लाऊंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या उसका रेट 20 रुपीज़ होगा? नहीं, वो होगा जो उसका कॉस्ट प्राइस है। मान लो 10 रुपीज़ का आता है, तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, 10। इस कंडीशन में क्या एंट्री करूंगा, एंट्री करूंगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब देखो इन तीनों एंट्री में एक बात कॉमन है, इन तीनों एंट्री में एक बात कॉमन है क्या, कि जब चैरिटी में माल दिया तो भी रेट टू रेट पे गया था, परचेज कम किया। जब एडवर्टीजमेंट माल गया तब भी रेट टू रेट गया था, तो परचेज को कम किया। और जब माल को निकाल के घर ले आए एज अ ड्रॉइंग, तब भी किसे कम किया, परचेज को ही कम किया, क्योंकि तीनों बार माल कॉस्ट वैल्यू पर ही जा रहा है। बेटा ये थी हमारी स्पेशल एंट्री आगे की। इसके बाद इसके आगे के टॉपिक को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना था, थैंक यू।